तभी मिस्टर शर्मा अपनी कार लेकर वहां पहुंचते हैं। तभी मिस्टर शर्मा का फोन बजने लगता है। फोन पर उनकी बेटी की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। बेटा कहाँ है? लाडो घबरा मत, तेरे पापा आ गए हैं, तू जल्दी हमारे पास होगी। मिस्टर शर्मा बात कर ही रहे थे कि फोन कट गया। हेलो हेलो हेलो। तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया। मिस्टर शर्मा, अपनी बेटी की आवाज सुन लेना। अब यदि उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में जो पैसे रखे हैं उसे चुपचाप टेबल नंबर 3 पर रखकर चले जाओ। तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। मिस्टर शर्मा दोबारा उस नंबर पर फोन लगाने की कोशिश करते हैं, मगर फोन नॉट रीचेबल था। उनके पास किडनैपर की बात मानने के अलावा कोई चारा ना था, तो चुपचाप पैसे निकालकर टेबल पर रखकर चले गए और घर पर अपनी बेटी का इंतजार करने लगे। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। मिस्टर शर्मा ने तुरंत उठकर दरवाजा खोला तो सामने इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी खड़े थे। आप लोग यहाँ? आपसे कहा था ना इस केस से दूर रहना। आपको तो सर का शुक्रिया कहना चाहिए, आपके पैसे भी बच गए और बेटी भी। ये लीजिए। और ये रहा आपका गुनहगार। कहते हुए उन्होंने किडनैपर को मिस्टर शर्मा के आगे खड़ा कर दिया। किडनैपर कोई और नहीं बल्कि उनकी दुकान पर काम करने वाला एक लड़का ही था, जिसे कुछ दिन पहले मिस्टर शर्मा ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था और उसे नौकरी से निकाल दिया। तू तो आस्तीन का सांप निकला। पहले मेरी दुकान पर हाथ मारा और फिर मेरी बेटी पर। उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा तो मेरी बेटी ने भी तेरा कुछ नहीं था, मगर जब मैंने उसके इलाज के लिए पैसे चोरी की तो तूने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे हाथों में मेरी बेटी ने दम तोड़ दिया। तभी मैंने सोच लिया था कि बच्चे का दर्द क्या होता है तुझे अच्छे से समझाऊंगा, तुझसे पैसे भी ले लूंगा और बेटी भी नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता था कि तूने अपनी बेटी के लिए चोरी की थी। अरे उसके इलाज के लिए पैसे मांग कर तो देखता, मैं ऐसे ही दे देता। मैंने तो तुझे सुधरने का एक मौका दिया था, इसलिए चोरी करने के बाद भी पुलिस स्टेशन नहीं भेजा, मगर तूने ही। कहते हुए गुस्से में मिस्टर शर्मा किडनैपर को मारने लगे। शर्मा जी बस कीजिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। और तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ से गुजरने के बाद भी किसी और की बच्ची को तकलीफ देते हुए शर्म नहीं आई? अब तो तेरा फैसला कानून ही करेगा। चल चुपचाप। किसी भी केस को सॉल्व करने में आपका मुकाबला नहीं है सर, आप कमाल हो। अपना तो ऐसा ही है। इंस्पेक्टर कामिनी जी को बुलाकर मरे हुए सारे लोगों की कॉल डिटेल चेक करने को बोलते हैं। सर वो हमने सभी की कॉल डिटेल चेक की थी, किसी के भी मोबाइल पर कोई शाम 6 बजे के बाद कॉल नहीं था और ना ही कोई ऐसी बातचीत या अननोन नंबर से कॉल हो जिस पर शक हो। मगर एक बात अजीब है, उस समय वहाँ पर 5 मोबाइल ट्रेस हो रहे थे। एक मोबाइल का कोई भी सिम या इंस्ट्रूमेंट नहीं मिला और उस हादसे के बाद से वो फोन बंद है। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी पड़ोसी ने आकर कहा कि मिस्टर मल्होत्रा किसी से फोन पर बात कर रहे थे। कामिनी जी, कुछ तो मिसिंग है जो हमारी नजरों से दूर है। मल्होत्रा के मरने का सबसे ज्यादा फायदा किसे होता? मल्होत्रा सर की खुद की कोई औलाद नहीं थी। कुछ समय पहले बीवी भी कैंसर से मर चुकी है। उनके बाद पूरी जायदाद का कोई भी वारिस नहीं है। पर एक बात बहुत अजीब है कि सर के बैंक अकाउंट से हर महीने 1 लाख रुपए किसी अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, जो किसका है वो ऑफिस में किसी को भी नहीं पता। उस अकाउंट की पूरी डिटेल निकालो। जी सर, मैंने पता किया। वो अकाउंट मिस्टर मल्होत्रा के मैनेजर का है। उनके अकाउंट की छानबीन की तो ये रकम ऐसे के ऐसे ही उनकी बहन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। मैनेजर के अकाउंट में तो सैलरी ट्रांसफर की जाती है, फिर 1 लाख का क्या माजरा है? और ये मैनेजर रकम अपनी बहन के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर कर देता है? ये मैनेजर के घर पर कौन कौन है पता करो, हमें कातिल का सुराग उन्हीं के घर से मिलेगा। शायद मुझे समझ में आ गया है कातिल कौन है। जो कोई भी मिले उसे लेकर यहाँ आ जाओ। जी सर। इंस्पेक्टर राठौर के कहने पर कामिनी जी हवलदार के साथ जाकर मिस्टर मल्होत्रा के मैनेजर की बहन और बेटी को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले आई। आइए मिस शेना, मल्होत्रा से आपका क्या रिश्ता था? मल्होत्रा से मेरा रिश्ता? मल्होत्रा से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। वो तो मेरे भाई के बॉस थे बस। बस? इससे ज्यादा कुछ नहीं? नहीं, और कुछ नहीं। फिर आपके अकाउंट में 1 लाख क्यों ट्रांसफर होते थे? कौन से 1 लाख रुपए? वो तो मेरे भैया देते थे मुझे खर्चे के लिए।
कामिनी जी, उन्हें जरा पुलिस के डंडे का जोर बताइए ताकि ये सब सच बोले। कामिनी जी जैसे ही उन लोगों को डराने के लिए डंडा उठाती है, डर के मारे शीना सब सच सच बोलने लगती है। मिस्टर मल्होत्रा की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो हमेशा परेशान रहते थे। एक बार वो मेरे भाई से इस बारे में बात कर रहे थे, तभी मेरी माँ की नानी में कपट आ गया और उन्होंने उनके खाने में नींद की दवाई मिला दी। श्री मल्होत्रा तो होश में ही नहीं थे। हम लोगों ने मिलकर उनके कपड़े उतारे और उन्हें मेरे कमरे में सुला दिया। सुबह जब उनकी नींद खुली तो मेरी माँ ने बहुत हंगामा किया और मिस्टर मल्होत्रा शर्म के कारण पानी पानी हो गए। उन्होंने मेरी माँ से हमेशा मेरी देखभाल करने का प्रॉमिस किया। उस वक्त मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी। उन्होंने बेटे को जन्म दिया, जिससे मेरी माँ ने उनका बेटा कहकर उसकी परवरिश के लिए पैसे मांगने लगी। मिसेस मल्होत्रा की मौत के बाद मेरा भाई चाहता था कि मैं उसके बेटे को लेकर मिस्टर मल्होत्रा के घर में रहने लग जाऊं ताकि उनकी पूरी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, मगर मैं इस बात पर राजी नहीं थी। इसलिए धोखे से उन्होंने मिस्टर मल्होत्रा से सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर करवा दी और उस रात वो ऑफिस से ही उनके साथ उनके घर चले गए थे। डॉक्टर के हिसाब से भाई की बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी और वो केवल 1 महीना ही जिंदा रह सकते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा मेरा मरना तय है तो क्यों ना अपने साथ सबको लेकर मर जाऊं। उन्होंने ही उस अग्निकांड को अंजाम दिया और बाकी की कहानी आपको पता है। वाह मिस सिन्हा, आपने प्लान तो सब कुछ बहुत अच्छे से किया था, मगर कहते हैं ना, सच्चाई सबके सामने आकर रहती है। सर कैसे कर लेते हैं आप ये सब, आप कमाल हो। अपना तो ऐसे ही है। सर, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है, लेकिन ये सीरियल किलर तो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। अरे सबूत भी मिलेंगे और गुनहगार भी। कामिनी, कुछ भी हो जाए, इस बार वो किलर मेरे हाथ से नहीं बचेगा। एक दिन कामिनी, इंस्पेक्टर राठौड़ और विक्टर एक साथ बैठकर किलर के बारे में बात कर रहे थे। सर, मुझे लगता है कि इस किलर को पकड़ना आसान नहीं होगा। वो बहुत ही होशियारी से सब कुछ प्लान कर रहा है। हाँ, सही कहा तुमने विक्टर। अब मुझे भी लगता है कि मैं ये केस पूरा नहीं कर सकता। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं किलर को पकड़ नहीं पाया। मुझे लगता है कि मैं अब ये केस ही छोड़ दूं। ये आप क्या कह रहे हो सर? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं सर? अरे नहीं सर, आप ऐसे कैसी बातें कर सकते हैं? अरे मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और आप है कि केस ही छोड़ना चाहते हैं। ये क्या बात हुई सर? देखते हैं। वैसे विक्टर, नाइस डियो। हाँ सर, ये मेरा फेवरेट डियो है। एनीवे, चलो अब अपने अपने घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। चलो। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौड़ पुलिस स्टेशन नहीं आए। कामिनी ने उनको कॉल किया लेकिन कॉल नहीं लगा। सब परेशान होने लगे कि आखिर राठौड़ सर कहां गए। देखते ही देखते 14 तारीख आ गई। मिशा अपने स्टूडियो से वापस अपने घर आई थी। मिशा एक मॉडल थी। वो घर आई और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गई। तभी उसके रूम को किसी ने अंदर से लॉक कर दिया। मिशा जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि एक लड़का जिसने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, वो वायलिन बजा रहा था। उसे देखकर मिशा बहुत डर गई। कौन हो तुम और तुम मेरे रूम में कैसे आए? क्या चाहते हो तुम? देखो देखो, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। मिशा ने जैसे ही चिल्लाने की बात की, उस आदमी ने वायलिन जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया और अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मिशा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में हैवानियत साफ नजर आ रही थी। मिशा वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और बहुत डर गई थी। उसने मदद के लिए खिड़की से किसी को बुलाना चाहा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। अचानक वो आदमी खिड़की से उसके सामने आया। उसे देख मिशा पीछे हटी। वो आगे बढ़ता गया और थोड़ी देर बाद, हेलो मिस्टर विक्टर, कैसे हो? अरे बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। जरा हाथ तो, अरे हाथ कैसे मिलाओगे? अच्छा, हालचाल तो ठीक है ना आपके? अब तक तो सब ठीक था सर, पर शायद अब नहीं रहेगा। तो बोलो मिस्टर विक्टर, कहानी यहाँ बताओगे या ससुराल लेकर चलें? मैंने कुछ नहीं किया है सर, सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। अरे आप उसको जाकर पकड़ो ना, मुझे क्यों पकड़ रखा है? उसे किसे?
किसने किया है सब? ट्विंकल को। ट्विंकल? कौन ट्विंकल? मेरे दोस्त। विक्टर ने बताया कि ट्विंकल उसकी कॉलेज फ्रेंड थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, लंच करते, शॉपिंग करते, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। विक्टर ट्विंकल से प्यार करने लगा था, लेकिन वो उसे कह नहीं पाता था। एक दिन उसने तय कर लिया कि कॉलेज में वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को वो ट्विंकल को प्रपोज करेगा, और उसने वैलेंटाइन डे के दिन ट्विंकल को प्रपोज भी किया और उसे एक रेड कलर का ड्रेस और रोज गिफ्ट किया। लेकिन ट्विंकल उसे बस अपना अच्छा दोस्त मानती थी। उसने उसे साफ इनकार कर दिया। विक्टर, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मुझे लगा तुम बाकी लड़कों की तरह नहीं हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम भी औरों जैसे निकले। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसा कहकर ट्विंकल ने वो ड्रेस और रोज विक्टर के मुंह पर फेंक दिया और वो शहर छोड़कर चली गई। विक्टर को ये बात बहुत बुरी लगी। वो रात भर वहीं रोता रहा। धीरे धीरे उसके मन में खूबसूरत लड़कियों के लिए नफरत पैदा हो गई। इसीलिए वो हर एक खूबसूरत लड़की का चेहरा बिगाड़ना चाहता था, उन्हें मारना चाहता था। ओह, तो इसलिए तुमने उन 4 लड़कियों को मार डाला? सर, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। अगर ये खुद किलर है तो ये हमारे साथ क्यों रहता था हमेशा, और आपको इस पर शक कैसे हुआ? कामिनी, ये हमारे साथ इसलिए रहता था ताकि ये हमारी हर एक चाल पर नजर रख सके। अच्छा, तुम्हें याद है एक दिन की बात है कि हम लोग पुलिस स्टेशन की कैंटीन में बैठे हुए थे और तभी ये भी वहां पे अंदर आया था। अंदर आते वक्त इसके हाथ से इसका बैग छूट गया था और ये बहुत ही घबराहट में उसको समेट रहा था। बस यही बात तो मुझे इसकी बहुत अजीब लगी। सर, बैग और खून का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, अरे कामिनी, बड़ा कनेक्शन है। उसी दिन तो मुझे असली खूनी का पता चला। वो कैसे सर? कामिनी, जब वो बैग लेकर हमारे पास अंदर आया तो मुझे एक खुशबू आई थी, और ये वही खुशबू थी कामिनी जो पहली लड़की के मरने के बाद उसके लापता हुए लाल रंग के कपड़े से आई थी। बस शक तो मुझे तभी से हो गया था। राठौर सर ने बताया कि वो वहां पुलिस कैंटीन से निकलने के बाद थोड़ी देर में वापस कैंटीन में आए और उन्होंने वहां पे सीसीटीवी फुटेज चेक किया। तब उन्हें विक्टर के बैग से गिरे सामानों में मॉडल मिशा की तस्वीर दिखाई दी। तभी वो समझ गए थे कि विक्टर ही असली कातिल है और उसका नेक्स्ट टारगेट मॉडल मिशा है। समझी कामिनी, इसीलिए मैंने केस से बाहर होने का नाटक किया ताकि मैं इस विक्टर पर नजर रख सकूं और उसे शक ना हो। वाह, सच में सर, यू आर ग्रेट सर। कमाल कर दिया आपने तो। अपना तो ऐसा ही है कामिनी, चीते की चाल और बाज की नजर और इंस्पेक्टर राठौर का कमाल। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।